Last lecture what we have completed was about passive immunity. From here onwards we will see vaccination and immunization. वैक्सीन, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीन क्या है, ठीक है। तो ये वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है? द प्रिंसिपल ऑफ दिस वैक्सीन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी एक खास प्रॉपर्टी है, वह मेमोरी, याददाश्त। वो मेमोरी के ऊपर ये वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन दोनों बेस्ड है, ठीक है। वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? वैक्सीन क्या है एक्चुअल में? वैक्सीन is nothing but these are the antigenic proteins of pathogen or activated weakened pathogen। यहाँ पे ये देखिए एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो पैथोजन पे मौजूद हैं, पैथोजन की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं वो, या एक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, एक्टिवेटेड या वीकेंड, वीकेंड मतलब थोड़ा सा हीट किल्ड वगैरह करके वो पैथोजन को, तो ये वीकेंड पैथोजन, इसको कहते हैं वैक्सीन। दीज आर एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और एक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। इसमें क्या होगा वैक्सीन के अंदर? वैक्सीन इज़ नथिंग बट, जो मिसाल के तौर पे अभी कोविड-19 वगैरह हमारे वहाँ कोरोना वायरस वगैरह काफ़ी चल रहा है, ठीक है, उसकी वैक्सीन वगैरह बनाने का चल रहा है। ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज़ नथिंग बट कि उस वायरस को लेना है, उसको वीक करना है, वीक करने के बाद उस वायरस को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। तो वो जो वायरस वीक किया हुआ रहेगा आपकी बॉडी में जाने के बाद एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ा देगा। तो वो जो इंजेक्ट किया गया वीकेंड पैथोजन या वीकेंड वायरस या वीकेंड बैक्टीरिया जो भी रहेगा, वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? वैक्सीन, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीन। सो इसके, ये जब बॉडी के अंदर आप इंजेक्ट करोगे तो एंटीबॉडीज़ जो रहेंगी बॉडी के अंदर, जो बी सेल और टी सेल्स मैंने आपको बताए, बी सेल्स और टी सेल्स वो एंटीबॉडी क्रिएट करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे किसके अगेंस्ट में? एंटीजन के अगेंस्ट में, जिस जो आपने इंजेक्ट किया है, ठीक है। और होगा क्या कि उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। सो द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट्स memory B cells and T cells that recognizes the pathogen quickly। अब क्या होगा कि यही अगर पैथोजन, मैंने आपको वैक्सीन एक दफ़े लगा दिया, वैक्सीन लगाने के बाद जो वीक इम्यूनिटी थी, जो वीक पैथोजन था, उसको इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी आपके पास कोई बीमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सपोज़ वही बीमारी आपको फिर से दोबारा होती है, तो ये बी सेल्स और टी सेल्स को मालूम है कि ये पैथोजन एक दफ़े बॉडी के अंदर आ चुका है, इसको किस तरीके से ख़त्म करना है या किस तरीके से उसको बॉडी से निकालना है। तो वो टी सेल और बी सेल वही स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएंगे जो पहले बना चुके हैं उसके खिलाफ में, तो और उसको निकाल देंगे आपके बॉडी से। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इस तरीके के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। इसका जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो होता है वो एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है, लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किसकी? पैथोजन का जो एंटीजन है उसकी जो चेन होती है उसको बैक्टीरिया के अंदर और ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में, और उसको डुप्लीकेट करते हैं, उसको रेप्लिकेट करके बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना के रखते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको किसी भी चीज़ की वैक्सीन जो वैक्सीन लगाई गई, इसका मतलब वो आपको इम्यूनाइज किया गया। क्या किया गया? इम्यूनाइज किया गया या इम्यूनाइजेशन दिया गया। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो बी सेल और टी सेल्स हैं। जो टी सेल्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स। यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट, दीज आर आइडेंटिफाइज इनटू। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसमें अलग अलग टाइप है उसकी। पहली जो टाइप है किलर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, नाम में देखिए लिखा है किलर टी सेल्स। दीज टी सेल्स रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय बाय लाइसिस। यानी ये किल करने का काम करेगा, ये सेल क्या करेगा? उसको पहचानेगा पैथोजन को और उसको मारने का काम करेगा, किलर टी सेल। दूसरी जो टाइप है हेल्पर टी सेल्स, नाम में ही लिखा हुआ हेल्पर। दिस टी सेल हेल्प्स इन सिमुलेटिंग एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल।
ठीक है, ये क्या करेगा, हेल्पर टी सेल बी सेल को हेल्प करेगा, बताएगा कि वो एंटीजन स्पेसिफिक कौन सा है और उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनाना है, वो हेल्पर टी सेल बताएगा किसको, बी सेल को। मैंने आपको बताया था कि बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंटीबॉडी, तो यहाँ पे बी सेल एंटीबॉडी बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि टी सेल उसकी मदद करता है, तो जो हेल्पर टी सेल है वो उसकी हेल्प करता है कि कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, उसके बाद है सप्रेसर टी सेल। Suppressor T cell, these T cells suppresses the immune response for both B and T cells when infection is controlled। अब जैसे यहाँ पे अगर इन्फेक्शन खत्म होने लगा है और आपको पता है कि जब इन्फेक्शन खत्म होने लगा है तो एंटीबॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, किलर टी सेल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो खत्म होने लगा है तो उनको सप्रेस करना है, उनको रोकना है, तो उनको रोकने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का सेल होता है, उसको कहते हैं सप्रेसर टी सेल, जो कि बी सेल और टी सेल्स को रोकता है जब इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है लास्ट जो टाइप है उसकी मेमोरी टी सेल। ये जो टी सेल है उस पैथोजन को याद रखेगा, यानी उसको किस तरीके से उसने खत्म किया है। दिस टी सेल्स आर प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स। ये टी सेल उसको याद कर लेता है, उस प्रोग्राम को, उसको किस तरीके से खत्म किया गया, और अगर फ्यूचर के अंदर वो पैथोजन दोबारा आता है तो ये अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करके टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल को बताएगा कि किस तरीके से उसको खत्म करना है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टी सेल्स, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिसीज, टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन किसका, वैक्सीन के ज़रिए। जैसे ही वैक्सीन आपने उसको इंजेक्ट किया इंडिविजुअल को, वो इम्यूनाइज हो गया, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, डिसीज से और इन्फेक्शन से। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, द फर्स्ट वन इज नोन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन स्लो रिस्पॉन्स रहता है जिसका, इन्फेक्टेड फ्रॉम माइल्ड डोजेज और डेड और पेनिट्रेटेड लाइव माइक्रोज, एग्जाम्पल मीसल्स, मम्स वगैरह, रूबेला वगैरह में जो वैक्सीन्स वगैरह हम लोग देते हैं वो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होता है वो क्विक रिस्पॉन्स होता है। इससे पहले हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। समझ में आया? तो ये था इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज एलर्जीज। आपको पता है ना एलर्जी किसको कहते हैं? एलर्जी इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का हाइपर मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। किसके? हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का डिसऑर्डर है हाइपर सेंसिटिविटी। किसी भी चीज़ को फिर से यहाँ पे बताते हैं, एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इन विच exaggerated response of immune takes place to certain antigen present on the environment। ठीक है, exaggerated response का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देना, हाइपर सेंसिटिव हो जाना किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पे किसी को नींबू की एलर्जी होती है, किसी को पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, किसी को किसी ऑयल वगैरह की एलर्जी होती है। तो उसमें क्या है, एलर्जी का मतलब ये है कि हाइपर सेंसिटिव हो जाना। आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रिस्पॉन्स दे देता है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, तो वो जो चीज़ है वो कहलाती है एलर्जी। क्या कहलाएगी? एलर्जी। सब्सटेंसेस विच इंड्यूसेस एलर्जीज आर नोन एज एलर्जेंस। जो ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको कहते हैं एलर्जेंस। मिसाल के तौर पे माइट्स डस्ट के अंदर जो होते हैं, पॉलेंस और एनिमल डेंडर वगैरह जो होते हैं, ये तमाम चीज़ें ये कहलाएंगी एलर्जेंस, जिससे एलर्जी होती है। एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी, दीज आर टाइप ऑफ IgE। मैंने आपको बताया कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, IgA, IgE, IgM, IgK, ये तमाम एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एलर्जी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgE। IG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि दैट एंटीबॉडीज आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन E एलर्जी के अंदर सिक्रेट होती है। सिम्टम्स क्या है एलर्जी की? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये क्या है? एलर्जी की सिम्टम्स है। रीज़न, रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स।
अब जैसे ही ये तमाम एलर्जेंस आपकी बॉडी में इंटर करते हैं तो जो हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारे जो सेल्स हैं वो एक तरीके के केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। जो कौन रिलीज़ कर रहा है? मास्ट सेल रिलीज़ कर रहा है। उसके रिस्पॉन्स में आपका सिम्टम्स दिखाई देगा, स्नीजिंग होगा, वाटरी आइज होगी, रनिंग नोज होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायग्नोसिस कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? इंजेक्टिंग स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। अभी आपको लगता है कि मुझको इसकी एलर्जी है तो उसका थोड़ा सा अमाउंट लेके आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसका रिएक्शन देखा जाता है कि क्या होता है, ठीक है। कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं एलर्जी के अंदर? एंटी हिस्टामाइन, जो हिस्टामाइन को ब्लॉक करे। एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स वगैरह जो रहते हैं वो काफ़ी हद तक इस सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, तो एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स आर यूज्ड। प्रोटेक्टेड, अब इसको किस तरीके से आप लोग अवॉइड कर सकते हो? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, लोअर्ड इम्यूनिटी, दस मोर पीपल्स आर नाउ सेंसिटिव टू एलर्जन। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट की वजह से, तो दीज आर दी एलर्जीज। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मीन्स सेल्फ। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑटो इम्यूनिटी इज नथिंग बट इज अ फेल्यूर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिकॉग्नाइजिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। मैं मेरे बॉडी पार्ट्स को पहचानने से इनकार कर दूं तो ये चीज़ आपकी कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। दस लीडिंग टू एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट ओन सेल। आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो आपको पता है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये मेरा बॉडी पार्ट है, ये मेरा बॉडी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ और नॉन सेल्फ करने की इम्यून रिस्पॉन्स की, बहुत ही एक खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अपने बॉडी पार्ट्स को पहचानने से इनकार कर देता है और उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ऐसी जो चीज़ है इसको कहलाती है, वो क्या कहलाती है? ऑटो इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये है ऑटो इम्यूनिटी। इन हायर वर्टिब्रेट्स इवॉल्व एंड डेवलप दिस एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया है कि बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो आपका जो बॉडी है उसको पहचान लेता है कि ये बाहर से आया हुआ है या फॉरेन पार्टिकल है या पैथोजन है, ठीक है। जब ये आपका इम्यून सिस्टम पहचानने से इनकार कर देगा मेरा बॉडी का पार्ट्स कौन सा है और बाहर का बॉडी पार्ट्स कौन सा है, तो उस वक्त जो डिसऑर्डर होगा उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और उसको कहेंगे ऑटो इम्यून डिसीज़। अब ये किसकी वजह से होती है? सम जेनेटिक फैक्टर और सम अननोन फैक्टर्स की वजह से होती है कि आपका बॉडी खुद के पार्ट्स को पहचानने से इनकार कर देगा। एग्जाम्पल इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हाथ वगैरह, पैर वगैरह के जो होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है उसके अंदर। उसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ नथिंग बट ऑटो इम्यून डिसीज़, ठीक है। आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो इम्यून सिस्टम बेसिकली 3 चीज़ों पे बना हुआ है। वो है पहला लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स और एंटीबॉडी विच आर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। these three factors comprises your whole immune system in your body, ठीक है। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स का आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द डिसीज विच इज नोन एज एड्स। एड्स आपको पता है कि एड्स क्या है? एड्स का जो फुल फॉर्म है इट इज एड्स, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम is the full form of your AIDS, caused due to deficiency of immune system। किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। क्यों, कैसे, आपको आगे की तरफ आएगा, ठीक है। डिसीज और सिंड्रोम acquired during the lifetime an individual, indicating that it is not congenital disease, it is not congenital, it is not present since birth। It was first reported in 1981। पहला जो HIV का केस आया था वो किस में आया था? 1981 में आया था। और लास्ट 25 ईयर्स में 25 मिलियन जो लोग हैं वो अभी तक मर चुके हैं इस एड्स बीमारी से, ठीक है। जो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो बीमारी कॉज करता है उसको कहते हैं HIV वायरस। उसका नाम क्या है? HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। अब ये जो वायरस है ये वायरस रेट्रो वायरस है।
रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है कि आमतौर से हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, लेकिन इस वायरस के अंदर आरएनए जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रेट्रो वायरस। क्या कहलाता है ये? रेट्रो वायरस। आरएनए वायरस हैविंग आरएनए जीनोम इनक्लोज बाय प्रोटीन कोड्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेट्रो वायरस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एचआईवी का स्ट्रक्चर है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बीच में अगर आप देखें तो जो ये रेड कलर से बना है ये आरएनए है, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब उसके आसपास में अगर आप देखें तो प्रोटीन कोट है, इसको कहते हैं कैस्पिड। ये क्या है? ये कोट है, कैस्पिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कैस्पिड। जो ब्लू कलर का है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है, ये जो दो स्ट्रक्चर है ये है इंजाइम। ये कौन सा इंजाइम है? इस इंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। ये वायरल इनोलप है और ये ऊपर की तरफ जो बना हुआ है ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। एचआईवी किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? पहला, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। सपोज देर इज अ person who is infected with virus and we have sexual contact with them, that then this HIV virus can transfer by transfusion of contaminated blood and blood products। ठीक है, अब किसी इंडिविजुअल को अगर HIV है और उसने ब्लड डोनेट कर दिया और वो ब्लड हम लोगों ने किसी और दूसरे को ब्लड रिसीवर को दे दिया तो उसकी वजह से उसको HIV हो सकता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह इस्तेमाल करने से, और इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स जो होते हैं उन इन तीन चीज़ों से ज़्यादा आपका HIV वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। लास्ट इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो वहाँ पे जो प्लासेंटा यानी बच्चे और माँ के बीच में जो कनेक्शन है उसके थ्रू जो HIV का वायरस है वो बच्चे तक जा सकता है। ठीक है, तो ये जो चार वेज दिए हुए हैं कि उस तरीके से आपको HIV इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल with multiple sexual partners, drug addicts who take drug intravenously, individual who acquire repeated blood transfusions and children born to an HIV infected mother। these ये जो तमाम चीज़ें दी हुई हैं ये इसमें जो चांसेस होते हैं एड्स के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। कॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन, बॉडी फ्लूइड्स नॉट ओनली बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये जो HIV का इन्फेक्शन है ये बॉडी फ्लूइड से ही जाता है, टच से नहीं जाएगा। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं जाएगा। आपको सेक्सुअल कांटेक्ट ज़रूरी है उसके ट्रांसमिशन के लिए। इट टेक्स फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स, 5 से 10 साल लगता है बिटवीन इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है और उसका अपीयरेंस, सिम्टम्स वगैरह अपीयर होने को 5 से 10 साल लग जाते हैं किसके? HIV के सिम्टम्स को। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यू कैन से रेप्लिकेशन ऑफ HIV किस तरीके होता है। HIV is a RNA virus। HIV is a RNA virus। ओके, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेप्लिकेशन ऑफ HIV किस तरीके से होता है इस फिगर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल है ये HIV का ये जो है HIV वायरस है, ये जो है HIV वायरस, और ये जो है माइक्रोफेज सेल है बॉडी का, इसका है होस्ट सेल, ह्यूमन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो HIV है, जो होस्ट के पास CD4 सेल होता है, वो जो CD4 प्रोटीन होता है होस्ट के पास, वो HIV अपने ग्लाइकोप्रोटीन 120 से उससे अटैच हो जाता है। GP120 से ये अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाता है उसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ HIV सेल टू दी होस्ट सेल। तो यह यहाँ पे अटैच हो चुका। उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ पे अटैच होने के बाद HIV RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एंड देयर वायरल प्रोटीन्स एंटर्स दी होस्ट सेल। यहाँ पे अपना जो पूरा इंटरनल मटेरियल जो इसके पास है, RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, ये अपने सेल के अंदर वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके पास RNA होता है, DNA नहीं होता। तो ये क्या करता है कि अपने पास एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। और वो जब डीएनए कंप्लीट हो जाता है तो ये जो डीएनए बना, वायरल डीएनए, ये कौन सा बना, वायरल डीएनए, ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ यहाँ मिल जाता है। ये होस्ट के डीएनए के साथ यहाँ मिल जाएगा और एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, तो एमआरएनए जब बाहर निकलेगा न्यूक्लियस के अंदर से तो अपना प्रोटीन बनाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे डीएनए जो है, वायरल डीएनए हमारे साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, तो इस डीएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पास ऑन हुई एमआरएनए पे। एमआरएनए के ऊपर जैसी ही आई तो जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन थी वो थी वायरल प्रोटीन बनाने की, तो वो इंफॉर्मेशन के ज़रिए यहाँ बन गया वायरल प्रोटीन। तो न्यू वायरल आरएनए यूज्ड फॉर जीनोमिक आरएनए टू मेक वायरल प्रोटीन। तो ये जो बना, ये क्या बना, वायरल प्रोटीन बन गया। तो ये वायरल प्रोटीन जब बन गया तो वायरल प्रोटीन अपने आप को एक तरीके के कोड कर लेता है कि वायरस जब मैच्योर होता है बाय प्रोटीएज एंजाइम, जो कि यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम जब हम लोगों ने देखा था, जब प्रोटीएज एंजाइम तो ये जब मैच्योर होता है तो वो एक एचआईवी का नया वायरस बना देगा, एचआईवी वायरस नया बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक सेल ने इसको इन्फ्यूज़ किया, इन्फ्यूज़ करने के बाद यहाँ से देयर इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ एचआईवी वायरस। तो ये इस तरीके से बॉडी को अटैक करता है, ठीक है। तो और किसको अटैक करेगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स विच गेट अटैक बाय दिस एचआईवी वायरस, इज माइक्रोफेज एंड हेल्पर टी सेल। मैंने आपको इससे पहले बताया हेल्पर टी सेल क्या करता है, ठीक है। हेल्पर टी सेल क्या करता है, बताता है बी सेल को किस तरीके से आपको एंटीबॉडी बनानी है। लेकिन अगर आप हेल्पर टी सेल को ही अफेक्ट कर दो तो बताने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसीलिए अभी तक एचआईवी का और एड्स का इलाज नहीं है, क्योंकि वो किसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है, हेल्पर टी सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, एचआईवी अटैक्स हेल्पर टीज लिम्फोसाइट्स, सो रिडक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल विच कॉजेज सीवियर सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी। तो यहाँ पे अब जब टी सेल को आप कैप्चर कर लोगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा, उसको कहेंगे सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी। बोइटस ऑफ फीवर आता जाता रहेगा, डायरिया, वेट लॉस, हाईली ससेप्टेबल टू माइक्रोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट लाइक टैक्सोप्लाज्मा वगैरह का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। अब क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज आपके हेल्पर टी सेल यानी आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसी के ऊपर उसने अटैक कर दिया, तो आप दूसरी डिसीजेस को ज़्यादा प्रोन हो जाओगे, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन बिकम्स अपॉर्चुनिस्टिक टू इन्फेक्शंस। अभी बताया मैंने कि अगर आपका डिफेंस सिस्टम ही कमज़ोर हो गया तो अलग अलग इन्फेक्शंस होते रहेंगे। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस उसका जो टेस्ट करते हैं उसका टेस्ट का नाम है एलाइजा। एलाइजा कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे को, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे को। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग पार्शियली इफेक्टिव, जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं जो कि पार्शियली इफेक्टिव है। ड्रग्स कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ, अभी तक कोई इलाज नहीं है। जो ड्रग्स देते हैं वो सिर्फ लाइफ स्पैन को बड़ा कर सकता है, लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है, बट इट कैन नॉट क्योर एड्स। लेकिन डेथ इसके अंदर अल्टीमेट होती है विच इज़ इनएविटेबल, यानी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। आप एड्स कैसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, एजुकेट करना पीपल को अबाउट अवेयरनेस, एजुकेटिंग द पीपल टू जनरेट अवेयरनेस अमंग नेशनल एड्स कंट्रोल, नैको वगैरह और अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो पीपल्स जो बोलना चाहिए जो पीपल्स हैं उनको एजुकेट कर रही है कि एड्स वगैरह को किस तरीके से अवॉइड किया जाए। WHO हैज़ स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन विच इंक्लूड मेकिंग ब्लड from blood banks safe for HIV, ensuring the use of only disposable needles, syringes, public health and private hospitals and clinics, free distribution of condoms वगैरह, ये तमाम चीज़ें WHO कर रहा है। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़ वगैरह, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप्स ऑफ HIV इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, ये तमाम चीज़ें जो है WHO ने की है, ठीक है। तो ब्लड प्रोडक्ट्स को सेव करना, HIV वगैरह का टेस्ट करके ही ब्लड को ट्रांसफ्यूजन देना, इस तरीके से जो निडल्स होती हैं, जो सिरिंजेस होती हैं वो डिस्पोजेबल यूज़ करना, एक दफ़े इस्तेमाल करके फेंक दी जाए, दोबारा इस्तेमाल ना की जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल और क्लिनिक्स वगैरह में साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, नीडल्स को दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए,
ठीक है। तो ये इस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी हिडन, सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी पीपल। इसको छुपाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो इन्फेक्शन है वो दूसरों को भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंसर से।